हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, थ्रू अ surface in an electric field. Electric field represents total number of electric field lines passing through the surface, passing through the surface. The electric flux through a surface in an electric field represents total number of electric field lines passing through the surface. इसका सिंपल ये मतलब हुआ कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम लोग ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस को रखा जाए तो जिस सरफेस के थ्रू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा पास करेगा, हम कह सकते हैं कि उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। जैसे कि एक और यहाँ एक और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, तो यहाँ पर हम एक प्लेन सरफेस को रख देते हैं, प्लेन सरफेस। ये प्लेन सरफेस को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और इतना ही बड़ा एरिया का एक प्लेन सरफेस को यहाँ भी रखते हैं। ये तो देखिए, तो इस सरफेस से कितना फील्ड लाइंस लिंक्ड हो रहा है, केवल 2। लेकिन इस सरफेस से फील्ड लाइंस कितना लिंक्ड हो रहा है, 1 2 3 4 5। मतलब हम कह सकते हैं कि इस सरफेस के थ्रू जो है फ्लक्स का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू क्या है, कम है। समझे? इस तरह से हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस तरह से, और इसमें हम कोई एक प्लेन सरफेस को रख दिए। तो देखिए, तो इस प्लेन सरफेस से कितना फील्ड लाइंस लिंक्ड हो रहा है, केवल 2, और लेकिन इस सरफेस से कितना फील्ड लाइंस लिंक्ड हो रहा है, 4। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स का जो वैल्यू है ज़्यादा है इसके कंपेयर में। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो प्रोपोर्शनल होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। और दूसरा, एरिया पे भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये इतना बड़ा एरिया है तब ना, यहाँ इलेक्ट्रिक इस सरफेस के थ्रू, अगर मान ले छोटा एरिया ले ले, हम यहाँ एक छोटा एरिया ले ले यहाँ, तो इससे फील्ड लाइंस कितना पास कर रहा है, 2 या 3 पास कर रहा है। तो कहने का मतलब एरिया घट गया तो फ्लक्स का भी वैल्यू क्या हो गया, घट गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस बात पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। एरिया को हम लोग डेल्टा एस से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और हम लोग फिजिक्स में एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
और एरिया वेक्टर वेक्टर है तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। कहने का मतलब ये मेरा एक प्लेन सरफेस है, ये इसका लेंथ है, इसका क्या है ब्रेथ है, तो इस एरिया का मैग्नीट्यूड हो गया ना। जब एरिया ही जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अगर ये एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा इस सरफेस पे हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर इस तरह से सरफेस रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर इधर होगा जी, लेकिन अगर ऐसे रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे होगा। अगर ऐसे तिरछा रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा। एरिया वेक्टर सरफेस पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो देखिए अगर मान लीजिए कि ये जो सरफेस है इसका एरिया कितना है, डेल्टा एस, एरिया कितना है डेल्टा एक्स, तो इसका एरिया वेक्टर का ये ऐसे रखा हुआ है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इस सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सॉरी, एरिया वेक्टर को यहाँ डेल्टा एस से इंडिकेट कर रहे हैं ना, देखिए ऐसे। तो दो बात हम लोग यहाँ से सीखे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा तो उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स का भी वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। एरिया पे भी डिपेंड करता है, फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड करता है। और हाँ, कहने का मतलब अगर इसको ये तो फिजिकल मीनिंग हुआ कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। कहने का मतलब यहाँ ग्राफिकली दिखाया हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यहाँ पर दो सरफेस रखा हुआ है, इससे फील्ड लाइन ज़्यादा पास कर रहा है तो हम ग्राफिकली कह सकते हैं कि इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अगर हम इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स अगर ऐसे रखा हुआ है, देखिए इधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है, तो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस एरिया वेक्टर में इस मान लो इसके थ्रू फ्लक्स डेल्टा फाई है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया वेक्टर से मतलब एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको फ्लक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। और यहाँ भी गुना करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा है ना, एरिया तो वही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा तो फ्लक्स का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा। इसके थ्रू फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसके थ्रू फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो यहाँ डेल्टा फाई बराबर E1 डेल्टा एस और यहाँ E2 है तो डेल्टा फाई बराबर क्या होगा, E2 डेल्टा एस। अगर E2 का वैल्यू ज़्यादा तो फ्लक्स का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन देखिए ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है ना, ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, लेकिन अगर अभी देखिए ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो इससे फील्ड लाइंस कितना लिंक्ड हो रहा है, दिखाई दे रहा है 5, लेकिन अगर इसको ऐसे रख दे ऐसे तो अब कितना पास हो रहा है, 3। तो मतलब एरिया के मतलब एरिया कैसे रखा हुआ है इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है। अब देखिए तो इस फील्ड लाइन से एरिया कम लिंक्ड हो रहा है ना, तो जिस सरफेस से फील्ड लाइन जितना ज़्यादा लिंक्ड होगा फ्लक्स का वैल्यू भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो अब ये फील्ड लाइंस कम गया, फील्ड लाइंस का इस सरफेस से केवल 3 ही फील्ड लाइंस लिंक्ड हो रहा है, तो मतलब इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कम लिंक्ड हो रहा है। और चेंज करेंगे, अब देखिए क्या इस सरफेस के थ्रू कोई फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है क्या, फील्ड लाइंस लिंक्ड हो रहा है क्या, नहीं ना, ये इधर से पास कर रहा है, ये इधर से पास कर रहा है, मतलब इस सरफेस से कोई भी फील्ड लिंक्ड ही नहीं हो रहा है, इस सरफेस से कोई फील्ड लाइंस पास ही नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू भी क्या है, फ्लक्स का वैल्यू क्या है, 0। तो कहने का मतलब यहाँ देखिए ऐसे रखा हुआ था तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या था, 0। अब ऐसे रख दोगे ऐसे ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, ये एरिया वेक्टर ऐसे हो गया ना। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक ऐसे रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 0। लेकिन जैसे जैसे ये एरिया वेक्टर ऐसे है तो एंगल चेंज होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। कहने का मतलब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे यही वाला फील्ड लाइंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चलिए ये फील्ड लाइंस है। पहले देखिए इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ ऐसे सिंगल लाइन से ऐसे ऐसे, और
ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ना, हम इसको ऐसे, ये वाला केवल दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये वाला चीज, यही चीज है। थोड़ा हम ये फिगर ऐसे बना है, यहाँ देखिए ऐसे, पहले कितना फील्ड लाइंस इससे लिंक्ड हो रहा है, 5। पहले इस सरफेस से कितना फील्ड लाइंस लिंक्ड हो रहा है, 5, एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं ऐसे, यही चीज है, यही वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ऐसे रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है ना। लेकिन अब इसको हम ऐसे ये कर देते हैं, ऐसे ऐसे आ जाता है ऐसे, तो देखिए तो फील्ड लाइंस का वैल्यू घट गया ना। कहने का मतलब इसको ऐसे रोटेट कर दें यहाँ से, मान लीजिए कि ऐसे ऐसे यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये तो देखिए पहले इससे इस सरफेस से कितना फील्ड लाइंस लिंक हो रहा था, 1 2 3 4 5। लेकिन अब ये सरफेस यहाँ आ गया, ये सरफेस यहाँ आ गया, तो इससे कितना फील्ड लाइंस लिंक हो रहा है, 1 2 3। तो जिस सरफेस से जितना ज़्यादा फील्ड लाइंस लिंक्ड होता है उतना ही ना फ्लक्स का वैल्यू होता है। लेकिन अब तो देखिए, तो पहले फ्लक्स ज़्यादा था, अब फ्लक्स क्या हो गया, घट गया ना। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला क्या जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया से फील्ड लाइंस पास कर रहा है, ये वाला ना, ये वाला एरिया से ना। तो हमको ये वाला एरिया पता होना चाहिए ना, ये वाला एरिया। और एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये देखिए ये एरिया वेक्टर है, तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा ना, एरिया वेक्टर ये होगा ना। तो देखिए यहाँ ये जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हमारा एरिया वेक्टर है, डेल्टा एस। ए से भी इंडिकेट करते हैं, कई बुक में एरिया को ए से इंडिकेट करता है, कई जगह पे एस से भी इंडिकेट करते हैं। तो देखिए तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये एरिया वेक्टर का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कुछ एंगल बन रहा है ना, तो ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। समझे? देखिए ये थीटा से घूमा, ये वाला थीटा से घूमा, ऐसे ऐसे था, ये ऐसे था। लेकिन अब ये थीटा से घूमा, तो देखिए ये वाला थीटा, तो ये लाइन परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 माइनस थीटा। और ये एरिया वेक्टर सरफेस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये वाला 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये थीटा, तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। तो हमको ये वाला इस एरिया से ना, मतलब ये वाला एरिया जो ऐसे आ गया, तो इस एरिया से ना फील्ड लाइंस जो लिंक्ड हो रहा है वो ना हमको पता करना है। तो हम यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालिएगा, तो थीटा के सामने क्या होता है, पी, अब पी के सामने एच, ये क्या, बी, तो वाई, और ये इसका एरिया कितना है, ए है ना। तो यहाँ से हम वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा। समझे? वाई बराबर ए कॉस थीटा। तो हम सिंपल सा फार्मूला क्या जानते हैं कि देखिए इससे ये वाला एरिया लिंक्ड हो रहा है, ये जो सरफेस ऐसे रखा हुआ था ना, तो ये वाला एरिया, तो इसका मैथमेटिकली फार्मूला होता है कि इस एरिया से कितना फील्ड लाइंस लिंक्ड हो रहा है। पहले ये ऐसे था ना, लेकिन अब फाइनली ये ऐसे हो गया है, तो हमको ये वाला एरिया, समझे? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का क्या फार्मूला होता है, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया से गुना कर दीजिए। तो यहाँ एरिया कितना है, ये वाला एरिया कितना है, ओ सॉरी डेल्टा एस ना, एरिया को यहाँ डेल्टा एस इंडिकेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ डेल्टा एस कॉस थीटा, डेल्टा एस कॉस थीटा, तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा, या इसी को लिख सकते हैं ई डॉट डेल्टा एस। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको इस मतलब यहाँ सिंपली ये बात याद रखिए, ये तो हमारा फिजिकल मीनिंग हो गया कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस को रख दिया जाए तो उस सरफेस से जितना फील्ड लाइंस लिंक्ड होगा, अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड होने का संख्या अगर ज़्यादा है तो उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। कहने का मतलब किसी
सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस सरफेस से कितना टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, वो कौन बतलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि यहाँ देखना, अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई एरिया इस तरह से है, कोई जरूरी है कि इस तरह का प्लेन सरफेस है, ऐसे है, इस तरह का भी सरफेस है। मान लो ये कोई सरफेस है, तो इस सरफेस का एरिया कितना है? डेल्टा एस। इस सरफेस का एरिया कितना है? डेल्टा एस, सर्कुलर टाइप है। और एरिया वेक्टर देखो, कोई भी सरफेस पे एरिया वेक्टर जो होता है ना, उसके सरफेस का क्या होता है? परपेंडिकुलर। ऐसे नहीं, ये सरफेस है तो यहाँ एरिया वेक्टर इस पे इधर इस तरह से परपेंडिकुलर है, इसका एरिया डेल्टा एस है तो एरिया वेक्टर को डेल्टा एस से इंडिकेट करेंगे। तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? थीटा है ना, कुछ एंगल है ना। तो द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया इज डिफाइंड एज डेल्टा फाई बराबर ई डॉट डेल्टा एस, या इसी को ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा एस, ई एंड डेल्टा एस। आप सिंपल सा ये मैथमेटिक्स लगा सकते हो कि अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है और इस सरफेस का एरिया डेल्टा एस है, और ई और डेल्टा एस के बीच का अगर एंगल पता चल जाए तो मैथमेटिकली इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ये सरफेस ऐसे रखा होता है तो देखो अभी सरफेस से दो ही फील्ड लाइंस लिंक्ड हो रहा है ना। अगर ये ऐसे ऐसे था, ऐसे रखा होता तो देखो तो कितना हो गया? 3 फील्ड लाइंस लिंक्ड हो गया ना, मतलब फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। तो अगर ये सरफेस ऐसे था तो कुछ एंगल बन रहा 30 है तो यहाँ 30 रखेंगे, ऐसे हो गया, ऐसे रखा होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है और ये सरफेस ऐसे रखा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाता? 0। तो यहाँ 0 रखोगे तो cos 0 का वैल्यू 1, तो डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा एस। समझे? तो इस केस में हमको फ्लक्स क्या मिलेगा? मैक्सिमम। अगर मान लो कि ये जो सरफेस ऐसे रखा हुआ, ऐसे रखा होता तो आपको ऐसे फिजिकली भी दिखाई दे रहा है कि क्या इस सरफेस से कोई फील्ड लाइंस लिंक, ये वाला फील्ड इधर से पास कर रहा है, ये वाला फील्ड इधर से भी पास कर रहा है, तो क्या इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 हो रहा है? आपको फिजिकली भी दिखाई दे रहा है, मैथमेटिकली भी इस बात को समझिए। एरिया वेक्टर जो होता है ना, सरफेस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। देखिए ये सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90। तो यहाँ cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। समझे? तो इस तरह से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं मैथमेटिकली। लेकिन अगर मान लो इस तरह से फिगर दिखाया हुआ है, दो सरफेस दिया हुआ है, तो इस सरफेस से फील्ड लाइन ज़्यादा पास कर रहा है, इससे कम पास कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि φ2 का वैल्यू किससे है? इसके थ्रू फ्लक्स जो लिंक्ड हो रहा है उसको हम φ2 मान लिए, ये हो गया। लेकिन अगर मैथमेटिकली निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है वो पता चल जाएगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मॉड ई का वैल्यू दिया हुआ है 20 न्यूटन पर कूलम। समझे? और मान लो कि इसका ये एक रिंग है, इसका रेडियस कुछ दिया हुआ है। समझे? रेडियस का वैल्यू 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर कुछ भी दिया हुआ है, तो यहाँ रख दोगे। थीटा का वैल्यू मान लो 60 दिया हुआ है तो यहाँ रखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रख दोगे? 20 न्यूटन पर कूलम। और डेल्टा एस का वैल्यू मान लो कि इसका रेडियस दिया हुआ है तो रिंग का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर ना, पाई, और आर का वैल्यू मान लो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना, और थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1/2। इस तरह से सोल्व कर सकते हो। समझे? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखिए यहाँ दोनों ये वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और एरिया भी वेक्टर है, तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या मिल रहा है? स्केलर। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने, जैसे कि ये दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका अगर यूनिट लिखना चाहो, यूनिट ऑफ फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ई के लिए क्या होता है? न्यूटन
पर कूलम, और एरिया के लिए कितना होता है मीटर स्क्वायर। एक इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। डायमेंशन भी लिख सकते हो, डायमेंशन लिखना आता होगा, E बराबर F बटा क्यू नॉट होता है, तो फोर्स का हो जाएगा ml/t-2, और चार्ज के लिए AT, और एरिया के लिए कितना होगा L2। ऊपर नीचे करके इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो। तो ये तो हुआ बाबू, यहाँ पर देखिए ये वाला फार्मूला तुम तब लगा सकते हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और रेगुलर बॉडी, रेगुलर शेप बॉडी हो। ये रेगुलर शेप बॉडी है, इसका एरिया निकालना आसान है, ये इसका लेंथ है, ये समझे ना। तो ये सब रेगुलर बॉडी है बाबू, इसको रेगुलर बॉडी कह सकते हो, इसको रेगुलर बॉडी कह सकते हो, स्टैंडर्ड बॉडी है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तब ये फार्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक, जैसे कि इफ आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म या सरफेस इज नॉट ए प्लेन सरफेस, ये जो फार्मूला लगाते हैं, ये जो फार्मूला लगाते हैं प्लेन सरफेस के लिए या स्टैंडर्ड बॉडी के लिए, ये वाला फार्मूला लगाते हैं, समझे। लेकिन मान लो इफ आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म या सरफेस इज नॉट ए प्लेन सरफेस, कहने का मतलब यहाँ देख लो, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास क्या है बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यूनिफॉर्म, लेकिन इसमें जो सरफेस है इस तरह का सरफेस रखा हुआ है, इस तरह का, ऐसे ऐसे ऐसे। पहले जो सरफेस हम रख रहे थे ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, और वो क्या था प्लेन सरफेस था। तब ये फार्मूला लगा सकते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और प्लेन सरफेस हो, या ऐसे भी हो सकता है, मान लो कि ये चार्ज है, ये चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये समझते हो ना, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, रेडियली क्या होता है इनवर्ड, ये चार्ज पॉइंट क्यू है। अब देखना ये प्लेन सरफेस है, तो देखो ना ये, या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो इसका दूरी अलग है और इसका दूरी अलग है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज की दूरी r, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है KQ/r², और सरफेस भी प्लेन सरफेस नहीं है, तब ऐसे सरफेस के थ्रू हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे, समझे। तो देखो बाबू, कहने का मतलब ये मेरा स्टैंडर्ड बॉडी नहीं है, प्लेन सरफेस नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और सरफेस प्लेन नहीं है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है, हर जहाँ जहाँ ये सरफेस है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग है, और सरफेस भी प्लेन सरफेस नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे, ऐसे केसेस में हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो फिर बाबू हमको कैलकुलस का सहायता लेना पड़ेगा। मान लो ये जो सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स, मान लो ये छोटा सा सरफेस कंसीडर करते हैं, ये छोटा सा को एरिया को क्या से हम इंडिकेट करते हैं ds, ये ds स्मॉल एरिया है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर देख लो, इस सरफेस के एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, तो क्या ये मान लो कि एंगल θ1 है या जो भी है θ2 है, तो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा जी डी फाई, या डी फाई बराबर क्या हो जाएगा E डॉट ds, या यहाँ थीटा है ना, तो इसको तोड़ेंगे तो EDS cos थीटा। फिर इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल लेंगे, तो यहाँ देखो तो सरफेस एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो इसके थ्रू d∅2 EDS, E और DS के बीच का एंगल क्या है 0 है, तो इसके थ्रू भी निकाल लेंगे, यहाँ भी निकाल लेंगे, और सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो कैलकुलस में इस तरह के एडिशन को हम क्या करते हैं, कैसे ये ऐड करते हैं, कि मतलब अगर मान लो कि इस तरह का बॉडी हो, तो पहले छोटा सा सरफेस के थ्रू छोटा सा फ्लक्स निकाल लो, और फिर इसको क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो। मान लो ये छोटा सरफेस के थ्रू, इस सरफेस का एक छोटा सा पार्ट ले लिए, उसके थ्रू फ्लक्स कितना आ गया E डॉट ds, है ना। तो ये छोटा सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल लिए, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग कर दोगे, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो इधर क्या हो जाएगा d∅, और ये E डॉट ds, तो d∅ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फाई E डॉट ds। तो देखो अब ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया, इंटीग्रल E डॉट ds, ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया, ये जनरल फार्मूला। जैसे कि
ये सबके लिए वैलिड है। अगर मान लो कि हम जैसे कि ये यहाँ की ही अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो ये क्या आ जाएगा बाहर, समझे। और डी एस, तो इसका मान लो छोटा सा एरिया डी एस है, तो डी एस डी एस डी एस टोटल एरिया एस हो जाएगा ना, तो डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एस, तो ई डॉट एस, तो फाई बराबर ई डॉट एस, समझे ना। तो इसी को तोड़ दोगे तो ई एस कॉस थीटा। तो ये जो फार्मूला है हमारा जनरल फार्मूला है, मतलब अगर आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म या सरफेस इज नॉट प्लेन सरफेस, तो हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले छोटा सा सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल लो, इसके थ्रू निकाल लो, इसके थ्रू निकाल लो एडिशन। तो वेक्टर में सॉरी हम लोग कैलकुलस के भाषा भी समझते हैं कि स्टैंडर्ड तरीके का एडिशन करना होता है, तो हम उसका इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये सब हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। अब देखना, मान लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, मान लो कोई क्लोज सरफेस 3D बॉडी हो, तो उसके थ्रू फ्लक्स निकालने का क्या तरीका ये होता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। अगर क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे कि ये तो प्लेन सरफेस के लिए हुआ ना, अगर क्लोज सरफेस है तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे देके यहाँ गोल कर दिए ना, तो इसको बढ़ते हैं क्लोज इंटीग्रल। तो कई जगह पे हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे, गॉसेस लॉ में हम यही इस्तेमाल करेंगे, ई क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन क्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब हम फ्लक्स जो बात करें ना, क्लोज सरफेस मतलब वो चारों तरफ से क्या है बंद है। जैसे कि ये हो गया हमारा क्या क्लोज सरफेस, ये डब्बा है तो चारों तरफ से क्या है बंद है। तो ऐसे सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालते हैं ना, या तो रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से, इसको क्या पढ़ते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो ये था बाबू हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स।